नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब में आरसी संदीप हाजिर हूँ। आज अगस्त की पहली तारीख को द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 448 लेकर के 8वां महीना 448वां अंक और समय हो चला है रात का लगभग 10 बजे। एक दो दिन से 40 से ऊपर व्यूज़ कहानी पर आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अक्सर दोस्तों आप जानते ही हैं मुझे कुछ न कुछ प्रयोग करने की आदत है। तो आज भी एक शेर पसंद तो आया था सुनाने के लिए, लेकिन फिर पूरी तरह से संतुष्टि नहीं मिली, तो मुझे लगा यार कुछ थोड़ा अलग करते हैं। तो एक आज 4 लाइनें राजस्थानी भाषा की, शुद्ध राजस्थानी भाषा की सुना देता हूँ। वैसे राजस्थानी मुझे बोलना नहीं आती, समझ मैं लेता हूँ और टूटी फूटी बोल भी सकता हूँ। शेर कुछ यूँ है कि फिर इसका मतलब भी बताऊँगा। नित नुई आफतरा खरीदार बण्या बैठा हाँ। ठीक है। कदे कदे लागे धरती पर भार बण्या बैठा हाँ। नित नुई आफतरा खरीदार बण्या बैठा हाँ। कदे कदे लागे धरती पर भार बण्या बैठा हाँ। ए नौकरी थारा चक्कर में कितो कुछ छूटियो बैरण। ए नौकरी थारा चक्कर में कितो कुछ छूटियो बैरण। गांव छोड़ शहर में किराएदार बण्या बैठा हाँ। गांव छोड़ शहर में किराएदार बण्या बैठा हाँ। तो कुछ तो वैसे समझ में आ रहा होगा, लेकिन मतलब ये है कि जो लोग हमारी तरह अपना अपना गांव, अपने गांव की मिट्टी, अपने मम्मी पापा, उन सबको छोड़ करके, मैं तो स्पष्ट रूप से मानता हूँ कि केवल इस ब्लाइंडनेस की वजह से जो दूर बैठे हैं, ये उनके लिए शेर है। दरअसल कि नई नई आफत के ख़रीदार बने बैठे हैं। कभी कभी लगता है धरती पर भार बने बैठे हैं, ये हिंदी अनुवाद चल रहा है कि नई नई आफत के ख़रीदार बने बैठे हैं। कभी कभी लगता है धरती पर भार बने बैठे हैं। नौकरी तेरे चक्कर में कितना कुछ छूट गया पगली। नौकरी तेरे चक्कर में कितना कुछ छूट गया। दुश्मन बैरण, वैसे दुश्मन कह सकते हैं, तो मतलब बैरी जैसे दुश्मन होता है ना, तो बैरण उसका स्त्रीलिंग हो गया एक तरह से। तो कि नौकरी तेरे चक्कर में कितना कुछ छूट गया। गांव छोड़ शहर में किराएदार बने बैठे हैं। तो ये कुछ भावनाएं, और हमारे दृष्टिबाधित समाज में अधिकांश लोग या काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको मैं भी जानता हूँ, जिनको अपना घर बार छोड़ना पड़ा पहले एजुकेशन की वजह से। फिर जहाँ एजुकेशन होती है वही जगह पसंद आ जाती है। मेरे जीवन में आज भी, मतलब अभी जुलाई के महीने तक भी ये सिचुएशन है कि अगर मैं अपना गांव चाहूँ तो जाकर के बस सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ के लोग ये चाहते हैं ऐसा अभी तक, लेकिन परिस्थितियाँ अभी अनुकूल हैं नहीं। देखते हैं कब अनुकूल होती हैं। और मेरा जैसा मानसिक संतुलन है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, मतलब मानसिक संतुलन तो नहीं कहूँगा, संतुलन तो एक अलग चीज़ हो गई। जैसा मतलब मेरा जो सोचने का नज़रिया है, ज़िंदगी को देखने का जो मेरा नज़रिया है, उसके अनुसार कोई आश्चर्य नहीं कि मैं कब मतलब कठोर से कठोर डिसीज़न भी ले लूँ। खैर, तो फ़िलहाल तो ऐसा कुछ है नहीं, आगे का पता नहीं। अब ये राजस्थानी भाषा मैंने कहा थोड़ा अच्छा लगे आप लोगों को, थोड़ा चेंज लगना चाहिए, तो इसलिए आज ये सुनाया। हालांकि इसको लिखने वाले कौन हैं ये मैं नहीं जानता हूँ, कोई युवा ही हैं, कोई नए ही हैं। अच्छा लगा शेर। तो बात चल रही है आबू कन्वेंशन की।
अब छठे कन्वेंशन का दूसरा दिन भी ख़त्म होने की ओर। परसों वाली कहानी में मैंने आप सबको बताया था कि कुछ ऐसे वाक़यात भी होते हैं जहां हमें नतमस्तक होना पड़ता है, झुकना पड़ता है या नीचा देखना पड़ता है, शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। और ख़ासकर तब जब साफ़ सफाई, धूम्रपान, नशा, इन सब को लेकर के बहुत स्ट्रिक्टनेस हो। तो आबू में भी यही था, आध्यात्मिक परिसर था, वो पूरा धार्मिक परिसर था और वहाँ पर तो कतई ऐसी अनुमति मिल नहीं सकती। और ऐसे आश्रमों में आमतौर पर साफ़ सफाई बड़ी अच्छी होती है, स्वच्छता बहुत लाजवाब होती है। तो कुछ साथियों के धूम्रपान करने की वजह से, कुछ साथियों के गुटखा वगैरह खाने की वजह से हमें भी थोड़ा बहुत एक आध दिन सुनना पड़ा। बाद में तो चीज़ें ठीक हो गई थी। कुछ हमारे साथी समझ गए, कुछ वो लोग भी समझ गए कि भाई कितना भी कुछ कर लो, कुछ होना जाना है नहीं। आबू, एक बात याद आ गई तो वैसे ही बता देता हूँ। आबू की रबड़ी बड़ी फेमस है, तो कई साथी शायद लेकर भी आए होंगे वहाँ पर। और रबड़ी और आइसक्रीम और इस सब का इंतज़ाम हम लोगों ने भी करवाने की कोशिश की थी। पूरी तरह से तो नहीं हो पाया, लेकिन कुछ कुछ स्तर पर हो ही गया। अब और 10 तारीख की रात को मुझे इसलिए बात याद आ गई कि मेरे लिए भी हमारे यूसुफी भाई सर और सिटी पटेल सर गुजरात लौट रहे थे। वो एक ही दिन बाद लौट गए थे, तो उन्होंने रबड़ी भिजवा दी थी। इसलिए मुझे याद है, ये बात अचानक याद आ गई। खैर, अब बात चल रही थी सांस्कृतिक संध्या की। कमेंट बॉक्स में एक जवाब मिला, वॉइस मैसेज में तो किसी का जवाब नहीं आया। कमेंट बॉक्स में एक जवाब ज़रूर मिला कि मैं किसकी बात कर रहा था, किस जोड़ी की बात कर रहा था दरअसल। तो आज इस जोड़ी से ही बात शुरू करते हैं। अभी तो ये जोड़ी किस हाल में है मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत लंबा अरसा हो गया बात नहीं हुई। सांस्कृतिक संध्या में प्रयास ये रहा कि संचालन की जिम्मेदारी, अच्छा इसके पीछे एक थोड़ी सी कहानी भी है, छोटी सी। जब 2000, और वही बात अगेन मैनेजमेंट वाली बात, समझने की बात कि पर्दे के पीछे कहाँ से इक्वेशन बिठानी पड़ती है। 2019 का जो कन्वेंशन था आबू में, उसमें जो सांस्कृतिक संध्या हुई थी, प्रस्तुतियाँ बहुत अच्छी, बहुत लाजवाब हुई। लेकिन दिक्कत क्या हो गई कि वहाँ पर हमने इतना दिमाग नहीं लगाया। हमको लगा रेडियो चलता है, टीवी चलता है इनका अपना, तो इनके पास तो एंकर एक से बढ़कर के एक ही होंगे, लाजवाब ही होंगे। तो हमने कहा करिए आप लोग, करिए एंकरिंग, कोई दिक्कत नहीं, किसी से भी करवाइए। तो उन्होंने रेडियो मधुबन के ही और एक हॉस्पिटल में, ग्लोबल हॉस्पिटल जो है वहाँ जॉब करते हैं विशाल भाई, उनको बुला लिया। उन्होंने की भाई एंकरिंग तो, लेकिन बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया उनकी एंकरिंग का। तो इससे अच्छा तो ये लगा कि हम में से ही कोई करता एंकरिंग तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो बाद में मुझे भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि ऐसी ऐसी बात रही। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब जो हो गया वो तो हो गया। लेकिन 2022 में मौका था उसकी भरपाई करने का, तो मैंने कहा नहीं, अब एंकरिंग हमारी तरफ से होगी। और वही कि मेरी कोशिश अक्सर यही होती है कि प्रोग्राम अच्छे से अच्छा हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन हो किसी न किसी रूप में। तो फिर मैंने शिखा से बात की, शिखा जी से। उन्होंने कहा कि सर कर लेंगे, ठीक है। मैंने कहा चलो, लेकिन उन्होंने एक रिक्वेस्ट भी की, मुझे एक साइटेड असिस्टेंट चाहिए। तो उन्होंने कहा, हमने कहा ठीक है। रेडियो मधुबन से फिर उनका कोऑर्डिनेशन करवा दिया हमने। एक एंकर, उनका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन कोई ना कोई उनको हेल्प दिलवा दी गई, वो भी लिस्ट वगैरह पढ़ने के लिए। अब उनका भी अपना एक मामला था, इसकी भी एक कहानी है। क्योंकि 2017 का जो, दिसंबर 2017 का जो उदयपुर जो कन्वेंशन था, वहाँ भी उनके पास संचालन था। तो वहाँ पे सांस्कृतिक संध्या में कुछ लोगों का नाम नहीं आ पाया, तो वो लोग भड़क गए संचालक पे, जबकि संचालक तो वही काम करेगा ना जो लिस्ट दी होगी।
तो उस समय कुछ बताने में मिस्टेक रही या कुछ प्रस्तुतियाँ ज़्यादा हो गई या कुल मिलाकर के समय ज़्यादा हो गया या परिस्थितियाँ कहीं ना कहीं ऐसी रहीं, तो उनकी नाराज़गी भी अपनी जगह ठीक थी और उनकी भी ठीक थी। तो हमने कहा चलो ठीक है। उसके बाद से हालांकि हमने ये करना शुरू कर दिया कि पहले से ही रिटर्न में लिस्ट बनाना शुरू कर दिया, फिर भी कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। इस बार जयपुर वाले में ठीक रहा मामला, ज़्यादातर लोग संतुष्ट हो गए यहाँ पर, एक आध को छोड़ करके। तो वही है, हर कार्यक्रम कुछ ना कुछ सिखाता है। अगेन मैसेज वही है, और सीखना भी चाहिए, तभी सुधार हो पाता है। कितनी अजीब विडंबना है कि कन्वेंशन की बातें चल रही हैं, कन्वेंशन का अनाउंसमेंट करने का समय आ रहा है और रिकॉर्डिंग क्लब की टीम के पास उसका कोई जवाब नहीं है। तो शिखा जी ने संचालक की भूमिका का निर्वहन किया और कार्यक्रम शुरू हुआ। प्रस्तुतियाँ आने लगीं धीरे धीरे। हाँ, तो शिखा जी की बात चल रही थी। कमेंट बॉक्स में जो जवाब आया पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। सांस्कृतिक संध्या की तो बात फिर चलती रहेगी, कहानी लंबी है थोड़ी सी। तो इसमें शिखा जी और रघु की ही बात हो रही थी। डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जो मिला, MVG म्यूजिकल ग्रुप। अब मैं इसको डिकोड करने की कोशिश करता हूँ। ये MVG म्यूजिकल ग्रुप दरअसल क्या है, कौन है ये, किसका हो सकता है, मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ वैसे, और कुछ कुछ मुझे मेरा अंदाज़ा सही भी लग रहा है, कुछ कुछ मुझे एहसास भी है इस चीज़ का, इसीलिए अंदाज़ा लगाने में आसानी है। तो M से मुझे लगता है माया जी हो सकती हैं, V से विनोद हो सकते हैं और G से गढ़वाल। तो ये विनोद गढ़वाल जी की तरफ से कमेंट रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। MVG जो है वो, अब इन्होंने शिखा और रघु का नाम लिखा तो बिल्कुल ठीक है। अब ये दरअसल कहानी क्या है, ये भी थोड़ा सा मैं शॉर्ट में ही बता देता हूँ, लंबा तो क्या खींचना। हालांकि हमराही में शायद हल्का फुल्का जिक्र इन्होंने किया था या नहीं किया था, मैं शायद किया था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। हमराही इनका एपिसोड नंबर शायद 78 रहा होगा शायद। तो जब इनका विवाह हुआ संभवतः मार्च 2023 में, शायद मार्च 2023 में इनका विवाह हुआ, और ऐसे ही मैंने पूछा कैसे कैसे क्या बात हुई, तो उस समय उन्होंने स्वीकार किया कि दरअसल जानते तो हम बहुत, तब तो हमराही रिकॉर्ड भी नहीं हुआ था, हमराही तो अभी रिकॉर्ड हुआ है 2025 में, क्योंकि तब हम तो मतलब जानते तो बहुत समय से ही थे एक दूसरे को, और फिर जो कहानी है वो तो हमराही में आई गई तो उसमें सुन ही सकते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि हमें इस बात को कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं है, और रघु ने खासकर इस बात को उनके सामने, शिखा के सामने स्वीकार किया कि ये जो समय बिताया कुछ दिन, 4-5 दिन कम से कम यहाँ आबू में एक दूसरे की देखरेख की, उससे ये निर्णय लेने में थोड़ी आसानी हुई कि विवाह के बारे में सोचा जा सकता है। अब इसमें एक प्लस पॉइंट उन दोनों के नज़रिए से ये है कि रघु लो विज़न है और शिखा पूरी तरह से दृष्टिबाधित हैं। हालांकि दोनों ही जॉब में हैं, ये अच्छी बात और है। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं ना जो स्वीकार करते हैं। अब इसका मतलब कुछ कुछ लोग ये भी समझ सकते हैं कि कन्वेंशन में लगता है जोड़ियाँ बनती हैं। जोड़ियाँ बनती हैं एग्जैक्ट ये कहना तो ठीक नहीं होगा, मित्र बनते हैं ये ज़्यादा ठीक है। और एक मतलब अगर कोई किसी को जानना समझना चाहता है तो जानने समझने का एक मौका होता है, ये भी ज़्यादा ठीक है। और मतलब जिन लोगों को ये मन रहता है कि हम समझें किसी को, जानें, काम करने का तरीका देखें या महसूस करें कुछ चीज़ों को, तो उस नज़रिए से भी मुझे लगता है शायद
एक ये मौका होता होगा कन्वेंशन का। और कुछ अगर और ज़्यादा मैं इसमें क्या कहना चाहिए, अगर साहित्यिक भाषा में अगर बात करूं तो ज़िंदगी की अधूरी यादों को अपने दिलो दिमाग में समेट लेने का भी एक मौका होता है शायद। बल्कि कहना चाहिए कि ज़िंदगी की अधूरी कहानियों को यादों की शक्ल में दिलो दिमाग पर बसा लेने का एक शायद मौका होता होगा, क्योंकि शिखा और रघु जी की कहानी तो यही बताती है। बहरहाल बहुत शुभकामनाएं इस परिवार को, और आने वाले समय में भी इनकी ज़िंदगी में खुशियां आएँ जल्दी से जल्दी, सही सलामत तरीके से, ऐसी कामना करते हैं। अब अपने कहानी पर वापस लौटते हैं। सांस्कृतिक संध्या। हाँ, शिखा जी हमारे ज़्यादातर कन्वेंशनों में संचालन करती रही हैं, ये भी एक बात है। इतना संचालन कर लिया कि अब उन्हें खुद ही बोरिंग सा लगता होगा शायद। पुष्कर में कर लिया, देवास, उदयपुर, और ये छठा कन्वेंशन, और हाँ, करीब करीब ये तीन प्रोग्राम तो हैं ही हैं। तो 3 नहीं 4 प्रोग्राम तो ये हैं ही हैं, पुष्कर, देवास, उदयपुर और ये आबू वाला कन्वेंशन छठा। बाकी दूसरे प्रोग्राम में, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथे में विशाल भाई ने किया, 5वें में संचालन किसने किया था, जो कि दाहोद में था। दाहोद में किसने संचालन किया, याद नहीं आ रहा। और 7वें में इंदौर में तो हमारे भाई रघुवंशी जी थे, राजकुमार जी, और 8वें में थे महिपाल। 9वें में कौन थे सांस्कृतिक संध्या में भाई? हाँ, 9वें में तो कैसे भूल सकते हैं, प्रतीक जी की वाइफ स्वाति सक्सेना। तो कुल मिला के ये कहानी रही अभी तक की, सांस्कृतिक संध्या की ही बात चल रही है। ये अब समझिए, बात सिर्फ एक संचालक की हो रही है, लेकिन पूरे मैंने आप सबके 15-17 मिनट ख़राब कर दिए इस चक्कर में, क्योंकि मैंने कहा ना, इस कार्यक्रम में, इस कहानी में मुझे कोई जल्दी नहीं है, और आप लोगों को भी कोई जल्दी होगी नहीं, तभी तो आप सुनते हैं। सांस्कृतिक संध्या में सब कुछ हुआ, प्रस्तुतियाँ हुई अपनी जगह, और बहुत ही शानदार जानदार तरीके से सांस्कृतिक संध्या हुई। सांस्कृतिक संध्या में एक नाटक का मंचन भी हुआ। नाटक का नाम था हम सफ़र, और इसको भी साथियों ने दूर दूर बैठ करके तैयार किया था। उसमें मुझे कुछ नाम याद आ रहे हैं, एक श्वेता जी, निधि जी, संजीवनी जी, और शायद आनंद भी थे उसमें। आनंद जामनगर या भावनगर, गुजरात, कहाँ से तो कहीं से तो थे शायद, अगर मुझे याद आ रहा है तो। और हिरेन भी थे शायद, हिरेन भी थे। और कौन थे? कुल मिला के वो एक प्रोग्राम था हम सफ़र नाम से, जो कि रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर मौजूद होना चाहिए, होगा ही, कहाँ जाएगा नहीं होगा तो। लेकिन दरअसल असली कहानी न तो नाटक की है, न सांस्कृतिक संध्या की है। असली कहानी तो ये है दोस्तों कि इस सांस्कृतिक संध्या के बाद जो कुछ हुआ, मैंने कल बात की थी ना, परसों बात की थी ना, एक आदमी को ब्लैक लिस्ट करने की, तो करीब करीब ये सिलसिला इसी आबू कन्वेंशन से चलता आ रहा है कि फिर हमें किसी न किसी को ब्लैक लिस्ट करना ही पड़ता है। और शायद ये 9वें कन्वेंशन तक भी सिलसिला चला है, 6ठे, 7वें, 8वें में, 9वें में। पता नहीं कितने लोगों को याद होगा, कितनों को नहीं होगा, लेकिन जो हुआ वो बड़ा ही हैरान करने वाला था। और यूँ समझिए कि यहाँ भी बलि का बकरा यही बकरा बना, मतलब मैं ही बना। करे कोई भरे कोई, वो कभी कभी वो कपिल शर्मा शो में
वो सिद्धू के मुंह से एक बात सुनी थी ना, वो याद आ जाती है कि गोली मारी शाम को, लगी घनश्याम को, मर गया सिद्धू। ना मेरा कोई लेना ना कोई देना, ये कई कार्यक्रमों में मेरे साथ हो चुका। कभी कभी तो मतलब ऐसी सिचुएशन हो गई कि मतलब कुछ कुछ घटनाएं तो ऐसी हुई जिनको मैं आज तक सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, आज तक, लेकिन सुधार नहीं पाया हूँ। उनके बारे में मैंने पहले कभी चर्चा की होगी, क्योंकि वो तो पुरानी बातें हो गई इस वजह से। लेकिन भाई चलिए छोड़िए, अभी तो 2022 में इस सांस्कृतिक संध्या के बाद वहीं पर ऑडिटोरियम के अंदर जो कुछ हुआ, उसकी कल्पना तो मैंने तो क्या, शायद ही किसी ने की होगी। लेकिन वो था क्या, अब इसके लिए तो इंतज़ार करना पड़ेगा भाई। बहुत ही जो कुछ था बड़ा अजीब था। और मैं कल ये नाटक के जो पात्र हैं इनके नाम भी याद करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। अजय पटनी भी रहे होंगे इसमें मेरे ख्याल से। और देखते हैं और भी कौन कौन रहे होंगे। चलिए खैर, लेकिन ये जो कुछ हुआ उसके बारे में मैं सोच के बड़ा परेशान हो जाता हूँ, हैरान हो जाता हूँ। और यही कारण बना कि एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति को हमें ब्लैकलिस्ट करना पड़ा। अब बताइए, सम्मानित व्यक्ति भी करते ही आप लोगों को थोड़ा दिमाग ख़राब हो जाएगा। घटना किसी को याद हो तो बताइएगा, वॉइस मैसेज करिएगा या फिर कमेंट कीजिएगा। अगर आप इतना सारा लिख सकें तो। नाम लिखने की तो ज़रूरत नहीं है, वो तो यहाँ पर आ ही जाएगा, खुलासा हो ही जाएगा। खैर चलिए, मिलते हैं फिर अगली कहानी में। तब तक कहानी लाइक करें, वीडियो को, इसको नहीं मतलब जो भी पसंद है उसको शेयर करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।